हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? महिलाएं, जाति एवं सुधार, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि नई क्लासेस का नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंच सकेगा जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को हम शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट राजा राम मोहन राय के बारे में है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक थे, मतलब इनका जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु 1833 में। इसी तरह के एक समाज सुधारक थे, वे समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो इन्होंने, अगर प्रश्न बनेगा कि किसने ब्रह्मो सभा नामक संगठन बनाया था, तो राजा राम मोहन राय ने। कहाँ? कलकत्ता में बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया और बाद में इसे ब्रह्मो समाज कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसे बाद में ब्रह्मो समाज कहा गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो इन्हें सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका क्या मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना आवश्यक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। आगे है कि राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी सभ्यता या शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी जो शिक्षा है उसके प्रसार के और महिलाओं के लिए जो ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे, ये उनके पक्षधर थे। आगे देखते हैं। आगे है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। तो 19वीं सदी के आरंभ तक क्या हुआ था कि बहुत सारे अंग्रेज भी, जो पुरानी भारतीय परंपराएं चली आ रही थी उसमें से कुछ परंपराओं की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। ये राम मोहन राय के जो विचार थे उनको सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और इनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, इसलिए इनके विचारों को वो सही मानते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और इसी के फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। तो प्रश्न बनेगा कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1829 में। किसके सहायता से लगाई गई? तो राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय के। इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज कहा गया। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो प्रश्न बनेगा कि विधवा विवाह कानून जो पारित किया गया वह कब किया गया? 1856 में। और इसमें किसने सहायता की थी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ध्यान रखिएगा, इसमें सहायता ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। और जो सती प्रथा थी इसमें किसने सहायता की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसमें क्या होता था कि पति के मृत्यु के बाद जो पत्नी होती थी उसे भी जल जाना पड़ता था और विधवा विवाह में क्या था कि कोई भी विधवा शादी नहीं कर सकती थी। और 1856 में विधवा विवाह के विरुद्ध, मतलब विधवा विवाह हो सके इसके समर्थन में अंग्रेजों ने कानून बनाया। किसकी सहायता से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से। आगे देखते हैं। जो विधवाओं के विवाह को विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। कुछ दकियानूसी विचारधारा वाले व्यक्ति जो विवाह का विरोध करते थे विधवाओं के, उन्होंने भी विद्यासागर का विरोध किया था, लेकिन यह कानून 1856 में पारित हो गया था। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलु ने विधवा विवाह का समर्थन में एक संगठन बनाया था। ध्यान रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाके में किसने? वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, किसने किया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ अगर आपसे पूछा जाएगा? तो 1829 में। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय के।
और जो विधवा विवाह है उसके प्रति कानून कब पारित हुआ? तो 1856 में। किसकी सहायता से? अंग्रेजों ने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तेलुगु भाषी इलाके में मद्रास प्रेसिडेंसी के वीर सलिंगम पंतुलु ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा याद हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग पॉइंट है, इनके नाम उतने ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आर्य समाज ने क्या किया था? हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न बना था, जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था उससे प्रश्न बना था किनसे? मुमताज़ अली से। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने कल ही इस पेपर को सॉल्व कराया था 20 अगस्त वाले को, और उसमें मुमताज़ अली से प्रश्न बना था। मैंने बताया था ना, मुमताज़ अली ने क्या किया था? कुरानों का हवाला दिया था। मुमताज़ अली ने, इनके जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो मुमताज़ अली वह महिला थी जिन्होंने कुरान की शरीफ की आयतों का हवाला देकर यह कहा था कि महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ, और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों के सिलसिला शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें, और इसमें धर्म और घरेलू जो साज संभाल की जो क्लासेस होती हैं, जो शिक्षा होती है, उसको पढ़ने की इसमें बात की जा रही थी। तो इसमें ये पॉइंट अभी 20 अगस्त वाले पेपर में ही पूछा गया था कि किस महिला सुधारक ने कुरान की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षा को उत्प्रेरित करने का प्रयास किया था? तो मुमताज़ अली ने। उसमें और भी रुकैया सखावत हुसैन का भी नाम था। ध्यान रखिएगा, रुकैया सखावत हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सब ने लगभग 90% ने उन्हीं का टिक किया था, रुकैया सखावत हुसैन, क्योंकि उनका नाम सुना गया था, लेकिन इनका नाम छुपा है और एनसीईआरटी से आता है। इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि जो सारे क्वेश्चन बनते हैं पेडागॉजी, तो पेडागॉजी बनती ही है, लेकिन जो सारे अन्य क्वेश्चन बनते हैं वह एनसीईआरटी से ही बनते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है, ये नाम भी आया था और सबने इसी पे टिक किया था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ध्यान रखिएगा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने क्या किया था? पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसने? पूना में रहती थी घर में, कौन? ताराबाई शिंदे। इन्होंने, इनकी बुक पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा? इसके लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे है। पूना में अपने घर के कामकाज करते हुए लिखी थी इसको, और इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक फ़र्क है, जो भेदभाव है, उनकी आलोचना की गई थी। आगे है कि संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं को दमन करता है, और पंडिता रमाबाई कौन थी? ये मानती थी कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी, और इनकी किताब किस पे थी? प्रश्न पूछा गया बहुत बार। इनकी किताब जो ऊंची जाति की हिंदू महिलाएं थी, जो उच्च जाति समझे वाली ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की समझी जाने वाली जो हिंदू महिलाएं थी, उनकी दुर्दशा कैसे हो रही है, उस पर भी एक किताब लिखी थी उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? तो पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। तो मतलब आजीविका चलाने के विभिन्न तरीके इन्हें सिखाए जाते थे महिलाओं को, जिनके ससुराल वालों के हाथों अत्याचार जो झेल चुकी वाली महिलाएं होती थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। मतलब इसमें जैसे सती प्रथा और विधवा विवाह प्रथा के बारे में विभिन्न जो संघर्ष हुए, इसमें ऐसे संघर्ष नहीं हुए। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। और इसके अनुसार क्या था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के की और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। और बाद में यह उम्र बढ़ के क्रमशः 21, मतलब जो लड़के होते हैं उनकी क्रमशः 21 से कम की नहीं कर सकते, और लड़कियों की 18 से कम नहीं कर सकते। यह आयु निर्धारित कर दी गई। और यह अधिनियम कब आया था? 1829 में। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में आया था। आगे देखते हैं। आगे है कि मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे।
क्या करते थे, शवों को साफ करने का काम करते थे, चमड़ा तैयार करने का, और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे ये। पूछा जाएगा मदिगा कहाँ की अछूत जाति थी, तो वह कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, महार कहाँ की अछूत जाति थी, ध्यान रखिएगा, महार कहाँ की अछूत जाति थी, तो महाराष्ट्र की थी। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, इससे संबंधित भीमराव अंबेडकर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित भीमराव अंबेडकर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ये भी प्रश्न बनता है भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो यह प्रश्न बनता है कि उच्च शिक्षा की फेलोशिप उन्हें कहाँ मिली, अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में मिली, फेलोशिप उसकी मिली थी अमेरिका से, उच्च शिक्षा। आगे देखते हैं कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन था उसकी शुरुआत घासीदास ने की थी। ये भी जो 20 अगस्त का पेपर हुआ था ये भी प्रश्न बना था, ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर से ही 2 प्रश्न मिल गए कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की पूछा गया था, नेतृत्व किसने किया था, तो गुरु घासीदास ने किया था, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया था। इन्होंने जो चमड़े का काम करने वाले थे, चर्मकार होते थे, उनको संगठित किया था और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया था, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। तो ये बहुत उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से अन्य उदाहरण है केरल में, जो वर्तमान केरल पड़ता है, वहाँ एक एझावा जाति के व्यक्ति थे श्री नारायण गुरु। उन्होंने अपने लोगों के बीच एक एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया था। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती है, और उनका मानना क्या था कि सारी मानवता की एक ही जाति होती है। उनका एक कथन था इंपॉर्टेंट, ओरू जाति औरू मतम औरू देवम मनुष्यानु। इनका कथन है, पूछा जाएगा कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर होता है, या फिर ये भी दे सकता है ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु, किसका कथन है, तो यह किसका कथन है, श्री नारायण गुरु का। और यह इनका कार्यक्षेत्र पूछ सकता है कहाँ है, तो केरल है, ध्यान रखिएगा, केरल है। और ये किस जाति के थे, एझावा जाति के थे। इतने प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते। और इसमें पूछा जा सकता है कि हरिदास ठाकुर ने क्या काम किया था, तो ये मतुआ पंथ के थे और चांडाल काश्तकारों के बीच में इन्होंने काम किया था। और घासीदास के बारे में तो अभी 20 अगस्त को ही प्रश्न बना था, अभी कल ही की क्लास देख लीजिए, उसमें प्रश्न आया है कि सतनामी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, घासीदास थे, और कहाँ किए थे, मध्य भारत में किए थे। आगे देखते हैं, आगे गुलामगिरी पुस्तक के बारे में बताया गया है, चलिए देखते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा राव जो फुले थे सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। इनकी बुक क्या थी, गुलामगिरी, इन्होंने बुक लिखी थी। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह ईसाई प्रचारकों द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा खोले गए स्कूल में मिली थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, और बड़े होने के बाद क्या किया, जो जाति आधारित समाज था उसमें जो अन्याय फैले थे, उसमें जो दुराचारें फैली थी, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। तो आर्य जो मानते थे कि वे औरों से श्रेष्ठ है, इस बात पर उन्होंने खुलकर हमला बोला था, खुलकर विरोध किया था। और इनका तर्क क्या था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। इनका तर्क क्या था, आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रहे मूल निवासी को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। और इनका क्या मानना था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो द्रविड़ कहे जाते थे, उनको हराकर उनको गुलाम बना लिया था। आगे देखते हैं, आगे है 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न 20 अगस्त में पूछा गया था, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया था कि यह किससे संबंधित है, तो यह किसको समर्पित है, तो पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था उससे समर्पित थी, अमेरिका में दास प्रथा खत्म करने के प्रति समर्पित थी। इसको ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछा गया था कि 1873 में जो लिखी गई है गुलामगिरी पुस्तक, उसके लेखक कौन है, ज्योतिबा राव फुले हैं। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो इनकी जो पुस्तक थी गुलामगिरी, किसको समर्पित किए, तो उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किए जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आगे देखते हैं, आगे है कि सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा किया। क्यों लिया, क्योंकि ये खुद महार जाति से, मैंने बताया था ना कि ये खुद ही महार जाति से संबंधित थे। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था।
ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए, दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। और ब्राह्मण जो पुजारी थे उन्हें इस बात से गुस्सा आ रही थी कि दलित भी मंदिर के जलाशय से पानी पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों के प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन किए। हूबहू ऐसी लाइन बहुत बार पूछी गई है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगाते होंगे देखे होंगे कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन किए थे। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, और वो समाज को ये दिखाना चाहते थे कि जो पूरा भारत देश है उसमें जो पूर्वाग्रह है, जो जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, वह कितनी मजबूत है, जातीय पूर्वाग्रह कितने मजबूत है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर ने एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पेरियार था। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था और ये पहले कांग्रेस के नेता भी थे। और क्या हुआ था, एक दिन कांग्रेस के भोज में इन्हें नीचे बैठाया गया और जो ब्राह्मण कांग्रेस के नेता थे उनसे अलग बैठाया गया। तब से इनके बारे में तब इनकी आंखें खुली और इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। वही बात जो मैंने ऊपर बताई, वही बात इसमें बताया गया कि जब देखा उन्होंने कि एक दावत में कि अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग खाने की व्यवस्था है, तो उन्होंने पार्टी को त्याग दिया। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार को समझ में आ गया था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, और इन्हें यह समझ में आ गया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और इसे ही आत्मसम्मान आंदोलन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, और उनका क्या मानना था कि जो मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति है उसके असली वाहक जो है वह अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था, जिन्हें आर्यों ने या फिर ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। आगे है पेरियार के बारे में। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। ये हिंदू वेद पुराण जो थे उसके कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। तो ये इन जो हिंदू साहित्य थे उनके कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। और इनका क्या मानना था, जो ब्राह्मण है उन्होंने निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभाव दिखाने के लिए, प्रभुत्व बनाने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। आगे देखते हैं। आगे अब सुधारों के लिए कुछ संगठन जो बने थे उनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरोजियो एवं यंग मंगाल, इसको देखते हैं। पहला है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ध्यान रखिएगा, यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, और इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। जो इसके सदस्य होते थे वे अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना का नहीं कर सकते थे। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। तो इन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म पर आलोचनात्मक जो व्याख्या की थी और नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाला था। और इसमें अगला पॉइंट दिया गया है, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ध्यान रखिएगा, मुख्य नेताओं में से एक थे। अगला है डेरोजियो एवं यंग मंगाल, इसको देखते हैं। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। आगे है कि स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन। स्वामी रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है, और यह जो मिशन था वह समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया था। इसमें इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी।
वे समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। यह प्रश्न पूछा गया PYQ है कि वे समाज किस समाज से प्रेरित था, तो ब्रह्मो समाज से। वे समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों के अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। आगे देखते हैं, अगला है अलीगढ़ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ही बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और इसको किसने खोला था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों में गहरा प्रभाव पड़ा है। आगे है सिंह सभा आंदोलन। आगे हमारा आज का लास्ट पॉइंट है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया और 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। और इन सभाओं का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में जो अंधविश्वास फैले थे, जाति भेदभाव थी और ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझते जाते थे, उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने सिखों को शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। और इसमें आधुनिक ज्ञान और सिख धर्म के जो प्राचीन सिद्धांत थे, खालसा पंथ आज के बारे में भी पढ़ाया जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।